Welcome everyone. Today our topic of discussion is myeloproliferative neoplasm. Myeloproliferative means that there is proliferation of myeloid lineage. Myeloid lineage में हमारे पास आ जाते हैं RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स. RBCs की proliferation से होगा पॉलीसाइथीमिया वेरा, प्लेटलेट्स की proliferation से इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया और WBCs की proliferation से होगा CML जो कि हमने पहले पढ़ लिया. अब अगर हम पॉलीसाइथीमिया को देखें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. ठीक है, सबसे पहले एक तो है रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया. रिलेटिव का मतलब ये है कि आरबीसी ज़्यादा नहीं होंगे बट किसी भी वजह से प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि डिहाइड्रेशन में और बर्न्स में ही हो सकते हैं. उसके बाद आगे इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी में ये होता है कि कोई म्यूटेशन हो जाती है, जेक्टिव म्यूटेशन होती है इसमें, जिसकी वजह से आरबीसीज़ की प्रोलिफरेशन हो जाती है और आरबीसीज़ का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है. प्राइमरी जो है ना, इसमें कॉज ये है कि आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगे. जब आरबीसी ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो जाएगा. और उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी. सेकेंडरी में भी आगे दो टाइप्स हैं, अप्रोप्रिएट या कंपनसेटरी और दूसरी इनअप्रोप्रिएट या एबनॉर्मल. अब जो अप्रोप्रिएट है ना, वो इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया होती है, यानी कि इसमें मेनली क्या होता है कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से. लंग डिजीज़ हो सकती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, हाई ऑल्टीट्यूड या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. लंग की ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी तो एरिथ्रोपोइटिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसीज़ को ज़्यादा कर देगा. और इसकी जो दूसरी टाइप है इनअप्रोप्रिएट या एबनॉर्मल, इसमें कोई एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है, यानी कि मेन कॉज है कि इथोपोइटिन ज़्यादा हो जाना, और इथोपोइटिन जब ज़्यादा होगी तो वो आरबीसीज़ को भी ज़्यादा कर देगी. और इसमें कोई भी मेलिग्नेंसी हो सकती है, जैसे कि रीनल सेल कार्सिनोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. या जो लोग जो एथलीट्स हैं वो एक्सोजेनस एरिथ्रोपोइटिन लेते हैं और या फिर एंड्रोजन की सप्लीमेंट्स, उसकी वजह से ये हो सकता है. अब जो पॉलीसाइथीमिया वेरा है, इसमें हमारे पास एक टर्म होती है एक्वाजेनिक प्रोराइटिस. इसका मतलब ये होता है कि हॉट शावर के बाद पर्सन को जो है वो इंटेंस इचिंग होगी ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज, जो कि एक थ्योरी के मुताबिक ज़्यादा बेजोफिल्स की वजह से होती है. और इसमें एक और टर्म है एरिथ्रोमेलल्जिया. एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और मेलल्जिया का मतलब होता है कि डायलिटेशन हो जाती है स्मॉल आर्टरीज़ की इन दी फीट एंड हैंड, जिसकी वजह से जब वहाँ पर ज़्यादा पूलिंग होगी ब्लड की तो उसकी वजह से जो है ना स्वेलिंग एरिथीमा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर शो किया हुआ है. उसके बाद अब इसमें क्या होता है कि सीवियर बर्निंग पेन होती है और रेड ब्लू कलरेशन हो जाती है. और उसके इसमें जो है ना, अब जब आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी तो उसकी वजह से हाइपर विस्कोसिटी हो जाएगी और थ्रोम्बोसिस का चांस होगा. और इसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से इथोपोइटिन का लेवल कम हो जाएगा. इसकी ट्रीटमेंट में हम फ्लीबॉटमी देते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया और लुक्सीटिनिब देते हैं, जो कि जैक2 इनहिबिटर है. उसके बाद इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, इसमें क्या होता है कि मैसिव प्रोलिफरेशन हो जाती है मेगा कैरियोसाइट्स की और प्लेटलेट्स की, और उसकी वजह से क्या होता है थ्रोम्बोसिस हो सकता है. लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एबनॉर्मल यानी कि इमेच्योर होते हैं, जिस सही तरह से काम नहीं कर रहे होते, तो इसकी वजह से उसमें हमें ब्लीडिंग भी मिलेगी. उसके बाद इसमें एरिथ्रोमेलजिया भी हो सकता है. उसके बाद आता है माइलोफाइब्रोसिस. माइलोफाइब्रोसिस में क्या होता है कि बोन मैरो की जगह कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और बोन की जो है वो फाइब्रोसिस हो जाती है बोन मैरो की. अब इसमें क्या होगा कि सारे सेल्स कम हो जाएंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट सारे सेल्स कम हो जाएंगे और उनकी जगह जो है वो कनेक्टिव टिश्यू उनकी जगह ले लेगा. अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी है. प्राइमरी में क्या होता है कि इसमें भी जैक2 म्यूटेशन होती है 30 to 50% ऑफ केसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब नॉर्मल जो है मेगा कैरियोसाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं. जब वो उनका हाइपरप्लेजिया होता है तो उससे टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज होता है, जिससे फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और फिर वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाता है. और इसमें जो है ना, जब ये एक्स्ट्रा मतलब कि जब बाकी ऑर्गन्स में जाकर हिमेटोपोइसिस होना शुरू हो जाएगी, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, तो उसकी वजह से स्प्लेनोमेगाली मिलेगी हमें. और बोन मैरो स्मीयर पर जो है ना वो हमें टीयर ड्रॉप आरबीसीज मिलेंगे. अब इसमें इन्होंने टेबल एक बताया हुआ है पॉलीसाइथीमिया वेरा.
में क्या होता है, जैक2 म्यूटेशन है और इसमें सारे सेल्स का नंबर जो है वो ज़्यादा है। इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में भी जैक2 म्यूटेशन होती है 30 to 50% केसेस में, और इसमें मेनली प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं। माइलोफाइब्रोसिस में भी होती है 30 to 50% केसेस में जैक2 म्यूटेशन, और इसमें जो है ना वो आरबीसीज का लेवल कम होता है। जबकि हमने सीएमएल में पढ़ा था कि इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की म्यूटेशन होती है, और इसमें जो है ना वो डब्ल्यूबीसी का लेवल कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है डब्ल्यूबीसी, और बाकी सेल्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स इसमें कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ल्यूकेमाइड रिएक्शन और सीएमएल। ल्यूकेमाइड का मतलब होता है ल्यूकीमिया लाइक, मतलब कि ल्यूकीमिया होता नहीं है, ल्यूकीमिया लाइक है, लाइक इट इज़ नॉट कैंसरस। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से, किसी ड्रग की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, किसी हेमरेज की वजह से न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 50,000, तो उसे हम कह देते हैं ल्यूकेमाइड रिएक्शन। और जब न्यूट्रोफिलिया होता है तो उसकी वजह से लेफ्ट शिफ्ट होता है, यानी कि न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस आती हैं, उसमें टॉक्सिक ग्रैनुलेशन, डोले बॉडीज़ और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स बन जाते हैं। इसके अलावा एक होता है लैब स्कोर, यानी कि ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब इसमें क्या होता है, जो मैच्योर सेल्स होते हैं ना, वो ल्यूकोसाइट को मतलब कि स्टेन को अपटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें हमें ज़्यादा ल्यूको अल्कलाइन फॉस्फेटेज की स्टेनिंग मिलेगी, लैब स्कोर ज़्यादा होगा इसमें। और इसमें बाकी जो सेल्स हैं ना, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, वो नॉर्मल होंगे। जबकि सीएमएल में हमने पढ़ा था कि एक माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म, यानी कि ये कैंसर है जिसमें BCR-ABL जीन की म्यूटेशन होती है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की, और इसमें जो है ना वो सूडोपेलगर इनॉमली होती है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स में सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, वैसे 5 या मोर देन 5 होते हैं। और इसमें लैब स्कोर कम होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि इसमें इमेच्योर सेल्स होते हैं जो कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज को मतलब कि स्टेनिंग को अपटेक नहीं करते, जिसकी वजह से कम होता है ये स्कोर। और इसमें जो है क्योंकि सारे ही सेल ज़्यादा होते हैं, डब्ल्यूबीसी इओसिनोफिल्स भी ज़्यादा होंगे और बेसोफिल्स भी ज़्यादा होंगे। उसके बाद आ जाती हैं क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस। इसमें ये एमसीक्यूज़ में ही आती होती हैं। इसमें हमने याद करना है कि जो बर्किट लिम्फोमा है उसमें 814 ट्रांसलोकेशन होती है। ये हम बी से भी याद कर सकते हैं कि इसमें 8 आता है, और बर्किट में भी 8 की तरह साउंड होती है, 814, और साथ में सीमिक भी याद रखना है। इसके अलावा मेंटल सेल लिम्फोमा में 1114, मार्जिनल जोन में 1118, फॉलिकुलर एफ से याद कर सकते हैं, एफ से फॉलिकुलर और एफ से ही 14, तो इसमें 1418। और एपीएल जो M3 टाइप है उसमें 1517, और फिलाडेल्फिया ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है 922 CML में होता है ये। उसके बाद आ जाता है लैंगर हैंस सेल हिस्टियोसाइट्स। ये क्या होता है कि ये एक कैंसर लाइक कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा इमेच्योर जो है ना लैंगर हैंस सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक टाइप ऑफ इम्यून सेल्स होते हैं जिनको हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं, और ये हमारी स्किन में रिजाइड करते हैं। ये भी एमसीक्यू है कि स्किन में होते हैं, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स हैं। तो अब जब इनकी ज़्यादा प्रोलिफ्रेशन हो जाएगी तो ये डिफरेंट जगहों पर जाकर डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे और डिफरेंट लीजन्स कॉज करेंगे। जब ये बोन में जाके डिपॉजिट होंगे तो लिटिक बोन लीजन्स करवा देंगे, जब स्किन में डिपॉजिट होंगे तो स्किन रैश करवा देंगे। और सेल जो हैं वो फंक्शनली इमेच्योर होते हैं इसमें, और ये एक्सप्रेस करते हैं S100 और CD1A। और इसमें जो है ना हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे बिरबैक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, लाइक टेनिस रैकेट्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो है ना इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, यानी कि किसी को ट्यूमर है तो उसमें कोई फास्ट ग्रोइंग कैंसर है तो स्पॉन्टेनियसली भी सेल की ब्रेकडाउन हो सकती है और ये रिलीज़ हो सकते हैं, या फिर जब ट्रीटमेंट इनिशिएट होगा तो उसके वजह से भी ये हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक सेल है, सेल में हमें पता है कि इंट्रासेलुलरली पोटाशियम और फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं। तो जब सेल लाइसिस होगा तो हाइपर कलीमिया हो जाएगा, हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाएगा, और हाइपर जो फॉस्फेट है वो एज अ कैल्शियम की लेटर काम करता है, कैल्शियम को बाइंड कर देगा तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा।
इसके अलावा सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए प्यूरिन में प्यूरिन और पायरिमिडीन्स होती हैं, जिसकी वजह से हाइपोजेंथीन ज़ैंथीन और फिर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस होंगी, जैसे कि हाइपरकैलेमिया की वजह से मसल वीकनेस और एरिथमियाज और ईसीजी चेंजेस आएंगी। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी जो है ईसीजी चेंजेस आएंगी, सीजर्स और टेटनी हो सकती है। इसमें हाइपर फॉस्फेटेमिया की वजह से कैल्शियम के फॉस्फेट क्रिस्टल्स बनेंगे, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से भी एकेआई हो सकता है। अब इसमें जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसमें एक तो हमने करना होता है एग्रेसिव हाइड्रेशन, यानी कि 3 लीटर पर 24 आवर्स उसको पानी देना होता है। इसके अलावा एलोप्यूरिनॉल देना होता है, जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, जो कि ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। इसके अलावा रेस्ब्यूरिकेस, जो कि यूरेट ऑक्सीडेज है, ये क्या करता है कि यूरिक एसिड की एलेंटोइन में कन्वर्जन करवा देता है, जो कि सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल, और फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। थैंक यू।